कहानी की शुरुआत में हमें साउथ कोरिया के नॉर्थर्न रीजन के अनएक्सप्लोर्ड एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक टीम उस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए आई होती है। उस टीम को हमारा मेन कैरेक्टर लीड कर रहा होता है, जिसका के नाम ली चियोल होता है, जो कि मार्शल ली क्लैन का 9th इलिजिमेट यानी कि मार्शल ली क्लैन का 9वां नाजायज बेटा होता है। और काफी ज्यादा पावर कम होने की वजह से कई सालों पहले उसे जो मार्शल ली क्लैन है उन्होंने अपने क्लैन से बाहर निकाला होता है। लेकिन आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके बारे में हमें कुछ ही समय के अंदर पता चलने वाला है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास दो शैडो गार्ड आते हैं। वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि चलो आगे बढ़ने का समय आ चुका है, जिनके बात मानते हैं वह हमारा जो मेन कैरेक्टर आगे बढ़ने लगता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हैं वह हमें उसके बारे में बताने लगता है कि एक समय था जब मेरे पास भी उम्मीद और सपने थे। जब मुझे मार्शल ली क्लैन का एक हिस्सा माना गया तब मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। लेकिन एक दिन जब मुझे स्टील सिलेक्शन रिचुअल के अंदर बेस्ट रैंक के वेपन ने चूज किया, तब मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैंने काफी ज्यादा मेहनत की तो सारे लोग मुझे पहचानने लगेंगे। लेकिन एक बार जब मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया तो मेरी जिंदगी उजड़ गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैंने इसके अंदर जैसे मानापत देखे उसके जैसे मानापत कभी भी नहीं देखे, और इसके अलावा ये कभी भी मैजिक नहीं सीखता, और जो मार्शल आर्ट है उसके अंदर कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। अगर ये 9वें रैंक तक भी पहुंच गए तब भी ये चमत्कार से कम नहीं माना जाएगा। और जब बाकी के लोगों के मेरी कंडीशन के बारे में पता चला कि मैं अब अपनी जिंदगी में कुछ भी उखाड़ नहीं पाऊंगा, तब वो लोग मुझे काफी ज्यादा नीची नजर से देखने लगे। और उन लोगों ने यहाँ तक कि कह दिया कि स्टील सिलेक्शन रिचुअल के अंदर इसे जो स्वॉर्ड मिली थी वो भी इसे गलती से मिली है। लेकिन मैंने डॉक्टर के बात गलत साबित करने के लिए कड़ी मेहनत कर 25 साल की उम्र में 7th रैंक पर पहुंच गया। 25 साल की उम्र में 7th रैंक पर पहुंचने के बावजूद मैं काफी ज्यादा खुश था। हालांकि मेरे जो भाई बहन थे वो माइनस होने के बावजूद भी उस रैंक पर पहुंच चुके थे। लेकिन मेरी ये खुशी भी ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि 30 साल की उम्र में मुझे अपने क्लैन से बाहर निकाल दिया गया। अगर मेरा बड़ा भाई मेरे साथ नहीं होता तो मैं क्लैन के अंदर से जिंदा कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। और आज लगभग 10 साल हो चुके हैं जब से मुझे क्लैन से बाहर निकाला है, तब से मैं सिर्फ भागे रहा हूँ। और 10 सालों तक इधर उधर भागने के बाद एक दिन मुझे एक न्यूज मिली, जिसके की वजह से मुझे एक और झटका लगा। मेरे जो पिताजी, जिन्हें के मार्शल आर्ट का पिनाकल कहते थे, उनकी मौत हो गई। और जब मैं मेरे पिताजी के बारे में न्यूज पढ़ रहा था तभी मेरे सामने दो शैडो गार्ड्स आए, जो कि मेरे क्लैन की तरफ से एक डिग्री लेकर आए थे, जिसके के अंदर जो अनएक्सप्लोर एरिया है उसे एक्सप्लोर करने के लिए मुझे एक टीम को लीड करना था। लेकिन जब मैंने उस डिग्री को खोलकर देखा तो मैं काफी ज्यादा चौंक गया, क्योंकि उस डिग्री के ऊपर जिस पे ट्रैक का सिग्नेचर था वो मेरे सबसे बड़े भाई का नहीं बल्कि तीसरे भाई का था। जिस चीज को देखने के बाद मैं ये सोचने लगा कि आखिर मेरे सबसे बड़े भाई को क्या हुआ, आखिर मेरा थर्ड भाई ही क्यों पैट्रियर्क बना। जिसके के बारे में मैंने उन शैडो गार्ड से भी पूछा, लेकिन उन शैडो गार्ड्स ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। और इसके अलावा मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा था कि आखिर मैंने 10 सालों से अपने स्वॉर्ड को छुआ तक नहीं, और मैं 7th रैंक का एक सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तो फिर आखिर मुझे उस अनएक्सप्लोर्ड एरिया के अंदर क्यों लेकर जा रहे हैं। जिसके के बारे में मैंने उन शैडो गार्ड से साफ साफ पूछा, लेकिन उन शैडो गार्ड्स में काफी ज्यादा रूड अंदाज में मुझसे कहा कि क्या आप उस ऑर्डर को रिफ्यूज करना चाहते हैं। उन शैडो गार्ड्स को इतने ज्यादा रूड तरीके से बात करता हुआ देखकर मैं ये समझ गया कि अगर मैंने इस डिग्री को उसी समय पर अगर मना कर दिया तो वो जो शैडो गार्ड्स है वो मुझे वहीं पर मार देंगे, जिसके वजह से मैंने उस समय इस डिग्री को एक्सेप्ट करना ही सही समझा। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस घूम रहे थे कि आखिर मेरे सबसे बड़े भाई के साथ क्या हुआ, और आखिर 7th रैंक के सिर्फ एक मामूली से मार्शल आर्टिस्ट को आखिर उस जैसे अनएक्सप्लोर एरिया के अंदर क्यों लेकर जाया जा रहा है। जिस वजह से मेरा दिमाग काफी ज्यादा घूम रहा था, साथ ही में मुझे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे जो मेन कैरेक्टर और जो दो शैडो गार्ड्स है वह अपने लोगों के साथ आगे बढ़ रहे होते कि तभी उन्हीं में से एक मेंबर की नजर सामने की ओर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि सामने की तरफ एक एबेंडेंट बिल्डिंग होती है, जिसे देखने के बाद वो लोग चौंकते हुए कहते हैं कि आखिर इस जैसी बिल्डिंग यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन जो शैडो गार्ड्स है उन बाकी के लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर क्या है। जिनके बात मानते हुए वहां पर जितने भी लोग हैं उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हो। जब वो अंदर की तरफ जाकर सामने का नजारा देखते हैं तो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि सामने की तरफ अंदर की तरफ इंसानों के कंकाल और साथ ही में वहां पर मॉन्स्टर्स के भी कंकाल पड़े होते हैं। जिन कंकालों को देखने के बाद
बाद वहां पर आए हुए जितने भी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन तभी हमें उन्हीं में से एक शैडो गार्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए उनसे कहते हैं कि चलो इसे शुरू करो, जिसके बात मानते हुए उसके जो शैडो गार्ड्स होते हैं काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की टीम के मेंबर्स को या फिर उनके साथ आए हुए जो लोग हैं उनके ऊपर ही हमला करके उन्हें जान से मार देना शुरू कर देते हैं, जिसे देखने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर और जो बाकी के लोग हैं काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी उन्हीं में से एक आदमी चिल्लाते हुए एक शैडो गार्ड से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने साथियों को क्यों मार रहे हो। उस आदमी की बात सुनने के बाद जो शैडो गार्ड है उसी के ऊपर हमला करते उससे कहता है कि तुम तो पहले से ही मरे हुए हो। इतना कहने के बाद वो जो शैडो गार्ड उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो जो आदमी वो नीचे झुकते है उसके हमले से बच जाता है कि तब पीछे से हमारा जो मेन कैरेक्टर शैडो गार्ड की छाती के आर पर अपने शॉट करते हुए उससे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर इस सबके पीछे कौन है। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद वो जो शैडो गार्ड है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि इसके पीछे लीजिए। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि तभी वो जो शैडो गार्ड है वह हमारे मेन कैरेक्टर ने घुसाई हुई शॉट को पकड़ते हुए उससे कहता है कि हमें तो सिर्फ तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आकर तुम लोगों को मारने का ऑर्डर मिला था। इतना कहने के बाद जो शैडो गार्ड है वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की जो शॉट है उसे तोड़ देता है। शॉट को तोड़ देने के बाद जो शैडो गार्ड है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि बस तुम रेजिस्ट करना बंद करो ताकि हम तुम्हें काफी आसानी से मार पाए। और इसके अलावा हमारे मेन कैरेक्टर शैडो गार्ड की जिस जगह पर अपनी शॉट घुसाई होती है वो जो जगह वो पूरी तरह से हिल होने लगती है, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के साथी को दिखाया जाता है जो कि पीछे से आकर शैडो गार्ड के ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जो शैडो गार्ड है वो काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से जो शैडो गार्ड है वही उसके ऊपर हमला करके उसका जो सर है उसके धड़ से अलग कर देता है। उसके शॉट का जो स्विंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर को भी लगने वाला होता है, जिस वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर स्विंग से बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर नीचे गिर जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा लाचार होता हुआ देखकर जो शैडो गार्ड है वह हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते उसे कहते हैं कि मैंने सोचा कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी तो पावर होगी लेकिन तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो। इतना कहने के बाद जो शैडो गार्ड है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करते उसे कहते हैं कि तुम अभी भी हमारे सामने इसीलिए टिके हुए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर जो मार्शल लिक्लियन है उसका खून दौड़ रहा है। और शैडो गार्ड का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले की वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर एक दीवार से टकरा जाता है और इस हमले की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की जो हालत है काफी ज्यादा खराब हो जाती है। काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है कि नहीं नहीं मैं इस तरह से मर नहीं सकता। फिर वो इधर उधर देखते हुए कहता है कि मुझे एक वेपन ढूंढने की जरूरत है ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर पाऊँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर एक शॉट के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर शॉट की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि बस ये जो शॉट है मेरा आखिरी तक साथ दे, प्लीज तुम बीच में टूट मत जाना। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर शॉट को उठा लेता है, लेकिन जैसे हमारा मेन कैरेक्टर शॉट को उठा लेता है वैसे वो जो शॉट है वो धूल बनकर वहां से उड़ने लगती है, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने जिंदगी के ऊपर पछता ही रहा होता है कि तभी पीछे से शैडो गार्ड आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। शैडो गार्ड के हमले की वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर धीरे धीरे कर मरने लगता है। मरते हुए कहता है कि आखिर हेवंस इतना ज्यादा क्रूअल क्यों है, अब क्या बस मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने में और दौड़ने में ही बिता दी, क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का एक और मौका नहीं मिल सकता। और यही हमारे मेन कैरेक्टर के आखिरी वर्ड्स होते हैं और इसी के साथ में हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने आंखें बंद कर लेता है कि तभी वो किसी और जगह पर अपनी आंखें खोलने लगता है। और जब वो अपने आंखें खोल रहा होता है तब उसे अपने पिताजी की आवाज आ रही होती है, जिस आवाज को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहते हैं कि तो मेरे पिताजी की आवाज है, लेकिन वो तो कब के ही जा चुके हैं। इतना कहने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है तो सामने की तरफ उसके पिताजी खड़े होते हैं जो कि उसी की तरफ देख रहे होते हैं, जिनका की नाम ली ताइशिनोत और मार्शल ली क्लैन के पैट्रियर्क होते हैं। अपने पिताजी को जिंदा और इतना ज्यादा यंग दिखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि लेकिन रुको, वो तो काफी ज्यादा यंग लग रहे, इसके अलावा उनके साथ बटलर चोय भी है। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उन्हें आवाज लगाने के लिए या फिर उन्हें बुलाने के लिए जब अपने हाथों को ऊपर कर लेता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसके जो हाथ होते हैं छोटे बच्चे के होते हैं। जिस चीज को देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि आखिर मेरे हाथ इतने ज्यादा छोटे क्यों हो चुके हैं। और इसके अलावा मुझे जो आवाज आ रही है
मेरे पिताजी की आवाज है, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि मेरे पिताजी को गए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है। और इसके अलावा मुझे तो मर जाना चाहिए तो फिर आखिर में अभी तक जिंदा क्यों हूँ? क्या ये आफ्टर लाइफ यानी कि नर्क है, या फिर मैं किसी तरह का फ्लैशबैक देख रहा हूँ? जो बटलर है उससे कहते कि जब तक कि ये छोटा बच्चा है तब तक हम इसे यंग के करीब पुकारेंगे और ये नाम इसके ऊपर सूट करता है। और जैसे कि बाकी के बच्चों के लिए, वैसे इसके लिए एक नौकरानी और कुछ शैडो गार्ड्स का इस्तेमाल करो जो कि इसे गार्ड कर पाए। और हाँ, इसे जो 8वां बच्चा है उसके साथ इसे स्टील सिलेक्शन रिचुअल में भी लेकर आना। जिस बात को सुनने के बाद जो बटलर पैट्रिक से कहता है कि लेकिन वो दोनों ही काफी ज्यादा छोटे हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो पैट्रिक है वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहती कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और पैट्रिक को अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर हमें पैट्रिक और जो बटलर है उन्हें दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहता है कि जैसे कि पिताजी से उम्मीद थी, मैंने उन्हें काफी समय से नहीं देखा है, लेकिन उनका जो प्रेशर है और इसके अलावा आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कुछ भी चीजें वो काफी ज्यादा रियल है। इसके वजह से मैं इसे फ्लैशबैक तो नहीं कह सकता। और अभी अभी जो बातचीत हुई थी उसके हिसाब से क्या सचमुच में ऐसा हुआ था? हालांकि मैं इन सारी चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन सचमुच में अगर ऐसा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि मैं पास्ट में रिग्रेस हो चुका हूँ। फिर हमें कुछ महीनों के बाद जब स्टील सिलेक्शन रिचुअल होने वाला होता है उस दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर हमें स्टील सिलेक्शन रिचुअल के बारे में बताता है कि स्टील सिलेक्शन रिचुअल के अंदर एक वेपन इस क्लैन के जो बच्चे होते हैं उन्हें चुनता है। और जिस वेपन ने जिस बच्चे को चुना होता है आगे चलकर उस बच्चे को उसी वेपन को मास्टर कर उसके सारे के सारे टेक्निक को सीखना पड़ता है। मेरे पिताजी जिन्हें के डजन से भी ज्यादा ब्लेड्स ने चुना तो वो अपनी जनरेशन के सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समैन बने थे। और मेरा सबसे जो बड़ा भाई था उसे 3 चीजों ने चुना था, स्वॉर्ड ने, मैजिक की किताब ने और मैजिक की स्टाफ ने, जिसके वजह से वो अपने मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप के लिए काफी ज्यादा फेमस था। और इस बार इसके अंदर मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास उसके नौकराने आकर उसके काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं क्योंकि इतना ज्यादा माहौल बदल चुका है। लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर रो नहीं रहा होता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर के नौकरानी के बारे में बताया जाता है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर के नौकरानी मुनगुआ है। फिर जो मुन है वो हमारे मेन कैरेक्टर को उठाते हैं, उसे कहते हैं कि आप चिंता मत करें, जो रिजल्ट आएगा वो काफी ज्यादा बेहतर होगा। और हमारा जो मेन कैरेक्टर अपनी नौकरानी की तरफ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए वो अपने मन में कहते हैं कि जो मेरी नौकरानी वो मेरे लिए एक माँ की तरह है। लेकिन मेरे बाकी के भाइयों की नफरत की वजह से इसे एक्सपेल किया गया। वो एकलौती ऐसी पर्सन थी जो कि मेरे अकेलेपन पर रोती थी और मेरे साथ रहती थी। हालांकि इस बार पास्ट में जो कुछ भी होता वो मैं दोहराने नहीं दूंगा, मैं किसी भी कीमत में इसे प्रोटेक्ट करके रहूंगा। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक पर्सन आते हैं। वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि यंग मास्टर सारी चीजें तैयार हो चुकी है, चलो चलते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो मुन है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि चलो हम चलते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर मैं पैट्रिक के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बटलर आकर पैट्रिक से कहता है कि सारी चीजें पूरी हो चुकी है। बटलर की बात सुनने के बाद जो पैट्रिक है वो बटलर से कहता है कि तो फिर ठीक है चलो चलते। इतना कहने के बाद जो पैट्रिक है वो आगे बढ़ने लगता है। उसके पीछे पीछे जो हमारा मेन कैरेक्टर, उसके मेड और जो एट चाइल्ड और उसके मेड जो होती है वो चलने लगते हैं। फिर हमें पैट्रिक और हमारे मेन कैरेक्टर और एट चाइल्ड को दिखाया जाता है जो कि अरेना में आ जाते हैं। अरेना में आ जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बातें करने लगते हैं क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है एक नाजायज बेटा होता है। फिर हमें वहाँ पर बैठे हुए ली क्लैन के मेंबर्स के बारे में जानकारी दी जाती है। सबसे पहले होती है ली क्लैन की मैट्रिक बेक, दूसरा होता है हमारे मेन कैरेक्टर का सबसे बड़ा भाई ली मियोंग जंग और तीसरा होता है हमारे मेन कैरेक्टर का तीसरा भाई ली ग्योंग सोंग। फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर का सबसे बड़ा भाई होता है वो कहता है कि वो कितना ज्यादा छोटा है, जब से मुझे याद है तब से मैंने इस उम्र में किसी का भी रिचुअल होते हुए नहीं देखा है। जिसके के बारे में वो थर्ड से भी पूछता है। जिस बात को सुनने के बाद जो थर्ड है वो फर्स्ट से कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और साथ ही में वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि आखिर वो कहाँ पर से आए, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो यहाँ पर क्या करके दिखाता है। फिर हमें अरेना के बीच में पैट्रिक को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं कि जो रिचुअल है शुरू हो चुका है। इतना कहने के बाद जो पैट्रिक है वो सबसे पहले 8वीं के पास जाकर उसे उठा लेते हैं और अरेना के बीचों बीच में एक पत्थर होता है उसके ऊपर बिठा देते। उसे बिठा लेने के बाद जो पैट्रिक है वो अपने पास एक छुरा
निकलकर उसकी उंगली के ऊपर कट लगाता है, जिसके वजह से उसकी उंगली के अंदर से खून निकलने लगता है और चोट लगने के वजह से जो आठवीं जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन जैसे ही आठवीं की उंगली के अंदर से खून बाहर निकलता है, वैसे ही उस खून के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो कि सीधा एक स्वॉर्ड के अंदर जा रही होती है। यानी कि वो जो स्वॉर्ड है उसने आठवीं को चुन लिया होता है। उस स्वॉर्ड को चमकता हुआ देखकर जो पैट्रिक है वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेते और वो जो स्वॉर्ड है वो आठवीं को देते हुए कहते कि इवोरी स्वॉर्ड है, और आज से ये जो इवोरी स्वॉर्ड है वो आठवीं से बिलोंग करती है। जिस चीज को देखने के बाद जो नौकरानी और मैट्रिक को बधाई देते उसे कहते कि लीकलैंड में एक और जीनियस पैदा हो चुका है। जिस बात को सुनने के बाद जो मैट्रिक है वो भी कहते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी वो एक सीरियस सा चेहरा बनाते हुए नीचे की तरफ देखने लगते है, क्योंकि अगली बार हमारे मेन कैरेक्टर की होती है। और जैसे पैट्रिक हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लेते हैं, वैसे आसपास के जितने भी लोग हैं आपस में बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं तो नाजायज बेटा है, आखिर वो क्या करके दिखाएगा। फिर हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को उठाकर उसे पत्थर के ऊपर रख देते हैं। उसे पत्थर के ऊपर रख देने के बाद जो पैट्रिक है वो हमारे मेन कैरेक्टर के भी उंगली के ऊपर कट मारते हैं, लेकिन कट मारने के बावजूद भी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो रोता नहीं। जिस चीज को देखने के बाद जो पैट्रिक है वह हमारे मेन कैरेक्टर को पेट करते उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा बेहतर करोगे, और हमारा जो मेन कैरेक्टर नर्वस होते हुए कहता है कि तो ये समय आ चुका है। पास्ट में मुझे एक हेवन रैंक के स्वॉर्ड ने चुना था और इस जिंदगी में भी मैं वैसा ही चाहता हूँ। ये सब कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर का जो खून है वो नीचे आकर गिर जाता है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के खून के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिनिस्टर और मैट्रिक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि लगता है वो काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसे वो नाजायज बच्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। मुझे उस बच्चे के ऊपर काफी ज्यादा दया आ रही है, क्योंकि इस जगह पर नाजायज बंद कर रहना इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जो मिनिस्टर वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आते हुए उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम उसका नाजायज बच्चे में काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हो। फिर हमें उस बूढ़े आदमी के बारे में बताया जाता है। वो मार्शल लीकलैंड का हेड एल्डर होता है, जिसके क्या नाम ली चियोल जंग होता है। उस बूढ़े आदमी को वहां पर देखने के बाद जो मिनिस्टर है वो अपने मन में कहते हैं कि मैं पहचान नहीं पाता कि आखिर आगे क्या करने वाला है या फिर क्या कहने वाला है, इसलिए मुझे और भी ज्यादा कोशिश रहना होगा। फिर वो जो बूढ़ा आदमी मिनिस्टर से कहता है कि क्या ये वही बच्चा है जिसे कि पैट्रिक यहाँ पर लेकर आए थे। जिस बात को सुनने के बाद जो मिनिस्टर वो बूढ़े आदमी से कहता है कि हाँ ये वही बच्चा है। जिस बात को सुनने के बाद जो बूढ़ा आदमी वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पैट्रिक क्या करने की सोच रहे हैं। आखिर एक नाजायज बच्चा स्टील सिलेक्शन रिचुअल में कैसे शामिल हो सकता है? क्या तुमने खुद इसका एक्सपीरियंस नहीं लिया है? क्या जो नाजायज बच्चा होता है उनके लिए जो स्टील सिलेक्शन रिचुअल होता है वो किसी भी काम नहीं आता। जिस बात को सुनने के बाद जो मिनिस्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उससे कहता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा। उस मिनिस्टर के बात सुनने के बाद जो बूढ़ा आदमी उस मिनिस्टर से कहता है कि वो मुझे माफ कर देना, मैं तो भूल ही गया था, तुम भी एक नाजायज बच्चे हो जिसे कि यहाँ पर जितने भी वेपन्स रखे उसमें से एक भी वेपन ने नहीं चुना है। आखिर एक नाजायज होता है, उसे अपनी जगह पता होनी चाहिए। उस बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद जो मिनिस्टर उस बूढ़े आदमी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे कुछ कहने वाला होता है कि तभी उस बूढ़े आदमी के एक्सप्रेशन को देखता है जो कि काफी ज्यादा चौंकने वाले होते हैं, जिसे देखने के बाद जो मिनिस्टर है वो भी कुछ समझ नहीं पाता कि तभी सामने की ओर से उन्हें काफी ज्यादा एनर्जी दिखने लगती है। जिस एनर्जी को देखने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है और कहता है कि आखिर कैसे हो सकता है। और जो मिनिस्टर है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं ये सारी चीजें अपने आंखों से देख रहा हूँ, फिर भी ये मुझे अभी भी हैरान कर रही है। मिनिस्टर कितना कहने के साथ हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, क्योंकि जैसे हमारे मेन कैरेक्टर का ब्लड ड्रॉप नीचे गिरता है वैसे उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, क्योंकि उस अरेना के अंदर जितने भी वेपन्स होते हैं वह हमारे मेन कैरेक्टर के वेपन बनना चाहते होते हैं। जिस चीज को देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर का जो सबसे बड़ा भाई होता है वो भी चौंकते हुए कहता है कि आखिर कैसे हो सकता है। और ऑथर से कहता है कि क्या तुम इसके ऊपर विश्वास कर पा रहे हो? हमारा जो सबसे छोटा भाई है वो उसका जो टैलेंट है वो अनबिलीवेबल है। और सामने का नजारा देखने के बाद जो थर्ड है वो भी काफी ज्यादा चौंक चुका होता है, और यहाँ तक कि वहाँ पर जितने भी लोग है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाते और आपस में बातें करने लगते और कहते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ है। आखिर एक नाजायज बच्चा इतना ज्यादा कैपेबल कैसे हो सकता है? लेकिन स्टिल सिलेक्शन रिचुअल भी गलत नहीं हो सकता।
लेकिन तभी जो पैट्रिक होते जोर से चिल्लाते उन सारे लोगों को शांत होने के लिए कह देते और पैट्रिक के एक ही आवाज के साथ उस अरेना में पूरी तरह से शांति छा जाती है। हमारे क्लैन के लॉ के हिसाब से यहाँ पर जितने भी वेपन्स है वह अपने मास्टर को खुद ही चुन सकते हैं, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है काफी ज्यादा बदल चुकी है क्योंकि यहाँ पर जितने भी वेपन्स है वह हमारे यंग को ही अपना मास्टर बनाना चाहते हैं। क्या आप में से कोई मुझे इसके लिए कोई सुझाव दे सकता है? जिस बात को सुनने के बाद जो मिनिस्टर पैट्रिक से कहता है कि हाँ मेरे पास एक सुझाव है। जिस बात को सुनने के बाद जो पैट्रिक मुस्कुराते उसे कहते कि तो फिर तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे पास क्या आइडिया है। जिस बात को सुनने के बाद जो मिनिस्टर पैट्रिक से कहता है कि हाँ मेरे पास एक तरीका है। जिस बात को सुनने के बाद जो पैट्रिक मुस्कुराते हुए मिनिस्टर से कहते कि मुझे बताओ कि आखिर वो तरीका क्या है। हमारे क्लैन के लॉ के हिसाब से इन सारे के सारे वेपन ने यंग को चुना है। इसका ये मतलब है कि हमें इन सारे के सारे वेपन्स को यंग को देना होगा, लेकिन ये स्टील सिलेक्शन के रिचुअल के बिल्कुल अगेंस्ट चला जाएगा। एक ऐसा रिचुअल है जिसे कि जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू किया जाना चाहिए। अगर हमने सारे के सारे वेपन यंग को दे दिएंगे तो आगे के जनरेशन को हम क्या देंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ क्यों ना हम यंग को ही अपने वेपन को चुनने दे। मिनिस्टर की बात सुनने के बाद जो पैट्रिक है वो मिनिस्टर की बात के लिए मान जाते और चुटके बजाते हुए सारे के सारे वेपन्स को अपनी जगह पर से निकाल कर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने लाकर खड़ा कर देते और हमारे मेन कैरेक्टर को भी उस वेपन के बीच में छोड़ देता है ताकि हमारा मेन कैरेक्टर खुद ही जाकर अपने लिए एक वेपन चूज करे। और अपने सामने जो कुछ भी हो रहा था उन सारी चीजों को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसके पिछली जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है, लेकिन इस जिंदगी में हमारे मेन कैरेक्टर के लिए यही सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अब इन सारे वेपन्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन खुद ही चुन सकता है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर धीरे धीरे कर उन वेपन्स की तरफ बढ़ते हुए उन सारे के सारे वेपन्स की खासियत बताने लगता है, लेकिन मैं वो सारी खासियत बताकर आपको बोर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सीधा कंक्लूजन पर आ जाता हूँ। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक ऐसी वेपन की तरफ बढ़ रहा होता है जो कि ली क्लैन का सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन होता है और उसे लेते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर ये चीज मेरे हाथों में आ जाएगी तो मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। और हमारे मेन कैरेक्टर को भी उस वेपन को चुनता हुआ देखकर जो पैट्रिक है काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि ये तो वही स्वॉर्ड है जिससे कि हमारे फाउंडर्स ने अनएक्सप्लोर्ड लैंड के अंदर ढूंढा था। धूल से और मिस्टीरियस से ढकी तलवार बनकर कोई भी ये नहीं समझ पाया कि आखिर इसकी छिपी हुई असली पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि जाकर उसी स्वॉर्ड को चूज करता है जिससे कि उसे चूज करना होता है। उसका नाम होता है ब्लैक ट्वाइलाइट। फिर जो पैट्रिक है वो अपने मन में कहता है कि हम में से किसी को भी नहीं पता कि आखिर इस स्वॉर्ड के एबिलिटीज क्या है जिसके वजह से हम इसे हेवन लेवल का वेपन भी नहीं कह सकते। बस हमने हमारे ली क्लैन के जो फाउंडर है उनके सिंबल के रूप में इसे हेवन लेवल के वेपन्स के साथ रखा है। यहाँ तक कि स्वॉर्ड ने मेरे एंसेस्टर्स में से किसी को भी नहीं चुना था, या फिर क्या एक न्यूबॉर्न बेबी ने लिया गया बिना सर पैर का चुनाव है। इतना कहने के बाद जो पैट्रिक है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपने गोदे में उठाते हुए कहते कि या फिर सिर्फ हेवंस की एक और इच्छा हो सकती है। इतना कहने के बाद जो पैट्रिक है वो ब्लैक टॉयलेट को सामने करते हुए कहता है कि जो यंग है उसने ब्लैक टॉयलेट को चुना है और आज से जो ब्लैक टॉयलेट है वो यंग से बिलोंग करती है और इसी के साथ में जो रिचुअल है वो खत्म हो जाता है। और हमें मैट्रिक को दिखाया जाता है जो कि इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो कहती है कि एक नाजायज बच्चा, मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अगर ये मेरे रास्ते में आ जाता है तो मेरे पास इससे छुटकारा पाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होगा। फिर हमें 9 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर अब 9 साल का हो चुका होता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने न्यानी से कहता है कि मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो न्यानी वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि 1 मिनट रुको, मुझे भी आपके साथ चलने दो। इतना कहने के बाद वो दोनों ही जो ट्रेनिंग एरिया उसकी तरफ जाने लगते, जाते हैं वह हमारा जो मेन कैरेक्टर न्यानी से कहता है कि लेकिन मैं अकेला भी जा सकता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो न्यानी वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि फिर भी मैं आपके साथ चलना चाहूंगी। फिर जो न्यानी वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि जो ट्रेनिंग एरिया पूरी तरह से खाली है, फिर भी आप जोन 1 में क्यों जाना चाहते हो। न्यानी की बात सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर न्यानी से कहता है कि वहां पर मेरा कोई तो इंतजार कर रहा है। जिस बात को सुनने के बाद जो न्यानी काफी ज्यादा चौंक जाती है, लेकिन तभी उन्हें किसी तरह की आवाज आने लगती है। जिस आवाज को सुनने के बाद जो न्यानी वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ऐसा लगता है कि 7 जोन में कोई तो है। इतना कहने के बाद जब वो लोग 7वीं जोन के अंदर देखते तो हमें वहां पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करते हुए ट्रेनिंग कर रहे होते। लड़की और कोई नहीं बल्कि ली क्लैन की 8वीं बच्ची ली हुआ होती है।
आठवीं को वहां पर देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा तो ये आठवीं है। जिस बात को सुनने के बाद जो नैनी है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आपको उसे एल्डर सिस्टर कहकर पुकारना चाहिए। नैनी के बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मेरे बीच में और उसके बीच में सिर्फ 5 महीनों का अंतर है, तो फिर आखिर में उसे बड़ी बहन कहकर क्यों पुकारूं। और हमें आठवीं को दिखाया जाता है जो कि वहां पर अपने शॉट चलाने की ट्रेनिंग कर रहे होते और जो उसके मास्टर होते उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते, लेकिन मास्टर के बार बार इंस्ट्रक्शन देने के वजह से जो आठवीं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने शॉट को नीचे फेंकते हुए अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर आप मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। और आठवीं को इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बाद उसका जो टीचर है वह आठवीं से कहता है कि शांत हो जाए, क्यों ना हम फिर से कोशिश करें, मुझे यकीन है कि इस बार आप बेहतर करेंगी। आठवीं की टीचर को वहां पर देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर नैनी से कहता है कि आखिर वो आदमी कौन है। जिस बात को सुनने के बाद जो नैनी वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ये बॉन स्क्वाड के कमांडर बेकली हुन है। नैनी के बाद सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या वो कमांडर है। इसके अलावा वो 9 साल के बच्चों को काफी ज्यादा बेहतर तरीके से सिखा रहा है, उसकी जो टीचिंग स्किल है वो काफी ज्यादा बेहतर है। जिस बात को सुनने के बाद जो नैनी है उसे ऐसा लगने लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को भी एक टीचर की जरूरत है जो कि उसे काफी ज्यादा बेहतर तरीके से सिखा सकता है। जिस बात को समझने के बाद जो नैनी वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आप चिंता मत करिए यंग मास्टर, आपके टैलेंट को पहचानने वाला एक टीचर जल्दी यहाँ पर आएगा और आपको सिखाएगा। तो साथ ही में वो रोते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि मुझे माफ कर देना, मैं आपका ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। नैनी को इस तरह से करता हुआ देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर नैनी के ऊपर चिढ़ते हुए उसे कहता है कि तुम फिर से ऐसा कर रही हो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम जो कुछ भी मेरे लिए कर रहे हो उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके अलावा तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम उसमें काफी ज्यादा बेहतर और मेरे लिए अच्छा ही कर रही हो। और इसके अलावा मुझे उस जैसे लोग नहीं चाहिए जो कि मार्शल लिकलैंड के बैकग्राउंड के वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे पास पहले से काफी ज्यादा बेहतर टीचर्स है। फिर वहाँ से सीन चैनल का जोन 1 के ट्रेनिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को ट्रेनिंग जोन 1 इसीलिए पसंद होता है क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा पुराने हथियार रखे होते हैं जिन्हें की चलाने में हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा मजा आता है। वहाँ पर क्या हथियार पुराने इसीलिए है क्योंकि वो ट्रेनिंग जोन 1 को कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस ट्रेनिंग जोन 1 के उस कमरे में आ जाता है जिस कमरे में हथियार रखे होते हैं। उस कमरे में आ जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वहाँ पर रखे हुए एक शॉट को उठा लेता और कहता है कि आज मैं इससे प्रैक्टिस करूंगा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जब मैं 9 सालों पहले रिग्रेस हुआ था मैंने ऐसा देखा कि मेरे अंदर काफी ज्यादा सरप्राइजिंग चेंजेस हुए हैं, और इन सब में सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग ये बात है कि मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसके मदद से मैं जो वेपन्स की मेमोरीज होती है उन मेमोरीज को देख सकता हूँ। इतना कहने के साथ हमारे मेन कैरेक्टर ने जिस स्वॉर्ड को पकड़ा होता है स्वॉर्ड की यादें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाई देने लगती है। जैसे जैसे उस स्वॉर्ड के ओनर ने उस स्वॉर्ड से प्रैक्टिस की होती है वैसे वैसे हमारा जो मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करने लगता है। और जैसे जैसे हमारे मेन कैरेक्टर के उस वेपन के साथ अटैचमेंट बढ़ जाती है वैसे वैसे जो हमारा मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड की जो मेमोरीज उसे काफी ज्यादा क्लियरली देख पाता है। और इसी के साथ में हमारा जो मेन कैरेक्टर क्रिम्सन स्वॉर्ड सेट के फर्स्ट फॉर्म क्रिम्सन वाइल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जमीन के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से वहां पर से काफी ज्यादा क्वांटिटी में जो एनर्जी है वो रिलीज होने लगती है। इसी के साथ में हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने 7 स्टार स्वॉर्ड को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया होता है, यानी कि उसने सीख लिया होता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो आगे कहता है कि मैंने पिछले 2 सालों में इस मार्शल हॉल के अंदर जितने भी वेपन्स लिखे हैं उन सारे के सारे वेपन्स की मेमोरीज को देखा है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से कोई आकर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि बहुत बढ़िया, काफी ज्यादा समय गुजर चुका है कि मैंने इतने ज्यादा परफेक्ट 7 स्टार शॉट को देखा है। जिस आवाज को सुनने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर वो मिनिस्टर होता है जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि अंकल आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो मिनिस्टर है वो जो पैट्रिक है उनका नाजायज भाई है, जिसके वजह से रिश्ते में तो ये हमारे मेन कैरेक्टर का अंकल ही हुआ। इसी के साथ में हमें फिर से जो मिनिस्टर है उनका
इंट्रोडक्शन दिया जाता है। 4th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जो कि मार्शल ली क्लैन के जनरल होते हैं। उनका नाम ली ताई होंग होता है, यानी कि इन्हें मिनिस्टर से जनरल बना दिया गया है, जिसके वजह से अब से मैं इन्हें जनरल कहकर ही पुकारूंगा। जनरल को वहां पर देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहते हैं कि हालांकि वो भी इस फैमिली के इलिजिमेट चाइल्ड है, लेकिन उनकी जो स्किल्स है वो काफी ज्यादा बेहतर है। उनकी स्किल्स के बदौलत ही वो इस फैमिली में जनरल की पोजीशन पर है। और मेरे पिछले जिंदगी में कुछ गिने चुने लोग थे जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे, ये उन्हीं में से एक है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जनरल को ग्रेट करने लगता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर जो जनरल है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि इतना भी फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, और मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है क्योंकि तुम हर दिन इस ट्रेनिंग हॉल में आती हो और मैं हर बार काम पर जाती और वापस आते समय तुम्हें देखता हूँ। और अपने भाई बहनों द्वारा जो डिस्क्रिमिनेट तुम्हें किया जाता है उसे सहना काफी ज्यादा मुश्किल बात होती है, लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि तुम इन सारी चीजों से उभर जाओगे। जनरल की बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जनरल से कहता है कि अंकल मैं ठीक हूँ, और इसके अलावा मैं अभी भी मार्शल ली क्लैन के ब्लड लाइन से आता हूँ, और हमारा जो क्लैन है उसके नाम के पीछे एक मीनिंग छुपा हुआ है जो कि अपने आप को स्वॉर्ड से प्रूव करो, और मैं यही करने वाला हूँ। मैं अपने आप को अपने स्ट्रेंथ के बलबूते पर प्रूव करने वाला हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह की बातें सुनने के बाद जो जनरल है काफी ज्यादा चौंक जाते और गहरी से सांस छोड़ते हुए कहते हैं कि ये बच्चा आखिर नाजायज पैदा क्यों हुआ। इतना सोचने के बाद जो जनरल है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम लगभग उस उम्र तक पहुंच चुके हो जब तुम्हारा नाम रखा जाएगा। हालांकि उसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन जो तुम्हारा नाम रखने की सेरेमनी आने वाले उस सेरेमनी में मैं तुम्हारा टीचर बनना चाहता हूँ। आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर साफ साफ जनरल से कहता है कि नहीं, मैं आपको टीचर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिस बात को सुनने के बाद जो जनरल है काफी ज्यादा चौंक जाता है। उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे अपने टीचर के तौर पर एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते, क्या मैं तुम्हारा टीचर बनने के लायक नहीं हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जनरल से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं, लेकिन हमारे क्लैन का एक रूल है ना, जब तक कि तुम्हारा नाम नहीं रखा जाता तब तक तुम अपने लिए किसी भी टीचर को नहीं चुन सकते, इसीलिए मैं आपको किसी और मुसीबत में नहीं डालना चाहता। जिस बात को सुनने के बाद जो जनरल है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि लेकिन तुम्हारा जो भाई बहन है वो काफी ज्यादा गंदी तरीके से इन रूल्स को तोड़ रहे हैं और काफी ज्यादा बेहतर और काफी ज्यादा ग्रेट टीचर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो फिर आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहते। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जनरल से कहता है कि मेरा मानना है कि रूल्स को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, भले ही हर कोई उन्हें तोड़ रहा हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है, मैं अपनी ताकत को खुद से साबित करना चाहता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनने के बाद जो जनरल है वो अपने मन में कहता है कि क्या सच में यह बच्चा 9 साल का है। जब भी मैं इसके आंखों में देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बड़े भाई को देख रहा हूँ। इतना सोचने के बाद जो जनरल है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे माइंड को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि तुम अपने पिता की तरह ही जिद्दी हो। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि इसके अलावा तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है क्या, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए वो करने की कोशिश करूंगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, अपने मन में कहता है कि अंकल मैं तो बस आपका ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। इतना सोचने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर जनरल से कहता है कि मैं बस आपसे एक मदद चाहता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो जनरल है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते कि हाँ बताओ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जनरल से कहता है कि बस मैं देखना चाहता हूँ क्या कि सीक्रेट वेयर हाउस के नीचे क्या है। जिस बात को सुनने के बाद जो जनरल है काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर जनरल को दिखाया जाता है जो कि उस वेयर हाउस के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर खड़े हुए गार्ड को जनरल अपने आइडेंटिटी दिखाते हुए उस वेयर हाउस के अंदर एंटर कर जाते हैं। उस वेयर हाउस के अंदर आ जाने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है उस वेयर हाउस को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि फाइनली मुझे यहाँ पर वो चीज मिलनी ही चाहिए। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा खुश देखने के बाद जो जनरल है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुम एक्साइटेड हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जनरल से कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो वेयर हाउस है उसके अंदर फैमिली के ग्रेटेस्ट ट्रेजर रखे हुए जिन्हें कि मैं देखना चाहता हूँ। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि इसके अलावा मैं जिस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी चीज इसी वेयर हाउस के अंदर है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर जनरल को दिखाया जाता है जो कि सीक्रेट वेयर हाउस के बिल्डिंग में आ जाते हैं। बिल्डिंग में आ जाने के बाद जो जनरल है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो सीक्रेट वेयर हाउस के बेसमेंट है उसके अंदर काफी ज्यादा वेपन्स रखे गए हैं,
लेकिन वो काफी ज्यादा खतरनाक होने की वजह से उनमें से कई वेपन्स को सील भी किया गया है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चमकती हुई निगाहों से जनरल की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि इसके अंदर मॉन्स्टर लेवल के वेपन्स है जो कि अपने ओनर को भी खा जाते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो जनरल है वह हमारे मेन कैरेक्टर को और भी ज्यादा डराते हुए उससे कहता है कि अगर तुमने उस वेपन को अपने हाथ में लिया तो जो वेपन है वो तुम्हारे सोल और तुम्हारा जो दिल है उसे पूरी तरह से खा लेंगे। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर हो काफी ज्यादा डरने लगता है। उसे इस तरह से डरता हुआ देखकर जो जनरल है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुम डर रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर जो जनरल है मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि इस जैसे खतरनाक एरिया के अंदर हम कभी भी एंटर नहीं कर सकते। फिर जो जनरल है वहां से जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं ऊपर की तरफ अपना काम कर रहा हूँ इसलिए तुम्हें अकेले ही जाकर जो चीज है उसे देखना होगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जनरल से कहता है कि हाँ बिल्कुल। इतना कहने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर लिफ्ट के अंदर चला जाता है। जैसे लिफ्ट बंद हो जाते है वैसे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वह गहरी से सांस छोड़ते हुए कहता है कि एक मासूम बच्चे की एक्टिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर हमसे कहता है कि जो सीक्रेट वेयर हाउस का बेसमेंट है उसे वेपन्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। एक ऐसी जगह है जिसके अंदर काउंटलेस वेपन्स और रेलिक्स सील किए गए हैं। और मेरा यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही रीजन है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा वेपन है जिसे कि मैं पाना चाहता हूँ। उसका नाम बॉन्डलेस है। वो दिखने में छोटा सा खंजर लगता है लेकिन जैसे तुम उसके अंदर अपना माना इंसर्ट करोगे वैसे ही उसकी लंबाई बढ़ जाएगी और साथ ही में उसका जो वजन है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरी पिछली जिंदगी में ये जो बाउंडलेस है वो मेरे थर्ड भाई को मिली थी लेकिन मैं अभी भी ये बात सोच रहा हूँ कि सबसे बड़े भाई के अलावा ये जो ली गोंगसोंग है वो ली क्लियान का तीसरा बेटा है फिर भी वो सबसे बड़े भाई के अलावा पैट्रिक कैसे बना। और जब वो पैट्रिक बना तो उसने मुझे ढूंढा और मुझे मार डाला इसीलिए मुझे ली गोंगसोंग से पहले जो बाउंडलेस है उसे ढूंढना होगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने डार्क ऑरा का इस्तेमाल करते हुए वहां पर जितने भी खंजर रखे होते हैं उन खंजर के मेमोरीज को चेक करना शुरू कर देता है। लेकिन काफी ज्यादा समय गुजर जाने के बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर को वो जिस खंजर को ढूंढ रहा होता है खंजर नहीं मिलता जिस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा निराश होता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ जाने के लिए जैसे ही निकलता है वैसे उसका धक्का उस टेबल को लग जाता है जिस वजह से उस टेबल पे रखा हुआ एक जो खंजर वो सीधा आकर नीचे गिर जाता है। जिस खंजर को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। जल्दी से उस खंजर को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी वो जो खंजर है वह हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर से जो डार्क ऑरा होता है उसे खींचने लगता है। उस खंजर को इस तरह से अपने अंदर का डार्क ऑरा खींचता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आगे कुछ कर पाता उससे पहले जो हमारा मेन कैरेक्टर किसी और ही जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये जगह कौन सी है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर इधर उधर देखते हुए कहता है कि कैश डैगर के मेमोरीज है लेकिन इसकी जो मेमोरीज है इतना ज्यादा साफ है कि ऐसा लग रहा है कि मैं इस जगह पर एग्जिस्ट करता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर किसी तरह का प्रेशर पड़ने लगता है। जिस प्रेशर को महसूस करने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक अजीब सी लेकिन काफी ज्यादा पावरफुल एंटिटी होती है। जिस एंटिटी को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है कि मैं अभी के समय के लिए उसके साथ लड़कर उसे हरा नहीं सकता इसीलिए यहाँ से भाग जाना ही मेरे लिए बेहतर होगा। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से कोई तो पर्सन आगे बढ़ने लगता है। जिस पर्सन को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि आखिर वो कौन था और आखिर वो मेरे पीछे कब आया मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ। तभी हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने शॉट के अंदर एनर्जी इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही स्ट्राइक में इस बड़ी सी एंटिटी को हराना होगा। इतना कहने के बाद वो जो पर्सन है वो अपने शॉट में इकट्ठा की गई एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए स्प्लिट डेमन टेक्निक का इस्तेमाल कर उस एंटिटी के ऊपर हमला कर देता है। और उस पर्सन का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस पर्सन के हमले की वजह से वो जो एंटिटी है दो हिस्सों में कट जाती है और वहीं पर ही खत्म हो जाती है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उसने इतनी ज्यादा बड़ी और इतनी ज्यादा पावरफुल एंटिटी को सिर्फ अपने एक स्ट्राइक के साथ खत्म कर दिया। आखिर ये पर्सन कौन है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुम कौन हो। और उस पर्सन को अपनी तरफ देखकर बात करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि आखिर कैसे हो सकता है, क्या वो मुझे देख सकता है। लेकिन तभी हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते
देखते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इतना कहने के बाद वो जो पर्सन अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिना पेन के मार डालूंगा। इतना कहने के बाद वो जो पर्सन है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह हमला हमारे मेन कैरेक्टर को लगने से पहले ही हमारा जो मेन कैरेक्टर अपनी असली दुनिया में अपनी आंखें खोल लेता है। अपनी असली दुनिया में वापस आ जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से वो जो डैगर है वो नीचे गिर जाता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है कि अभी अभी जो कुछ भी होता आखिर वो क्या था। उस आदमी का जो प्रेशर था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि ऐसा लग रहा था कि मैं उसके प्रेशर से ही मारा जाऊंगा, जैसे कि वो कोई असली दुनिया हो। इतना कहने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर उस डैगर की तरफ देखता है तो वो जो डैगर है वो इतना ज्यादा गर्म हो चुका होता है कि वो नीचे के फ्लोर को भी जला रहा होता है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जल्दी से उस डैगर को उठा लेता है, लेकिन जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस डैगर को उठा लेता है तो उसके ऊपर जितने भी जंग लगी होती है पूरी तरह से साफ हो चुकी होती है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जल्दी से अपनी उंगली को काटते हुए अपने ब्लड को उस डैगर के ऊपर डाल देता है, जिसके वजह से डैगर के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस डैगर को अपना वेपन बना लेता है, वैसे जो हमारा मेन कैरेक्टर उस डैगर के अंदर अपना माना इंजेक्ट करने लगता है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर डैगर के अंदर अपना माना इंजेक्ट करता है, वैसे उस डैगर का जो साइज है वो बढ़ जाता है, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर जिस बॉन्डलेस को ढूंढ रहा होता है ये वही बॉन्डलेस होता है, जिसे पाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर ट्रेनिंग एरिया के अंदर जो उसने डैगर के मेमोरी के अंदर जिस पर्सन ने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बड़ी सी एंटिटी को हराया होता है उस टेक्निक के प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बावजूद भी हमारा जो मेन कैरेक्टर उस टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो कहता है कि मुझे डैगर मिले हुए 1 हफ्ता हो चुका है और किसी को पता न चले, इसलिए मैंने इस डैगर को एक अंगूठी का शेप दिया है, जिसके वजह से मैं इसे कभी भी अपने हाथों में समन कर सकता हूँ या फिर कभी भी इसे रिंग के तौर पर पहन सकता हूँ। लेकिन उस समय उस पर्सन ने उस डेमन को खत्म करने के लिए जिस मूवमेंट का इस्तेमाल किया, उस समय उस पर्सन ने मुझे सिर्फ वो टेक्निक और उसका नाम बताया। शायद वो ऐसा सोचते होंगे कि उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के मैं अभी काफी ज्यादा छोटा हूँ, लेकिन चाहे वो टेक्निक कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उस आदमी ने जैसी मूवमेंट दिखाई थी वो सच में काफी ज्यादा शानदार थी, जिन मूवमेंट्स की मैं नकल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन वैसे भी मुझे इतने भी ज्यादा जल्दबाजी नहीं है। रिग्रेस होने से पहले मैं एक ऐसा पर्सन था जिसने के फैमिली की जो बेसिक टेक्निक्स थी उन्हें भी इनहेरिट नहीं किया था, लेकिन मेरी जिंदगी में पहली बार है कि मैं इतनी ज्यादा एडवांस मार्शल आर्ट का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। लेकिन मुझे साफ तरीके से याद है कि आखिर वो आदमी कैसी मूवमेंट कर रहा था, लेकिन उनको वो आदमी था जिसकी की उम्र काफी ज्यादा होनी चाहिए, उसके बजाय मैं तो सिर्फ 9 साल का एक छोटा सा बच्चा हूँ, जिसके वजह से अगर मैं किसी एडल्ट के मूवमेंट के नकल करने की कोशिश करूंगा तो उसमें मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। इसके वजह से उस पर्सन ने जो टेक्निक और जो मूवमेंट दिखाई उसे मुझे इसी बॉडी में धीरे धीरे कर कर एडेप्ट करवानी होगी। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपनी आंखें बंद करते हुए कॉन्सेंट्रेट करने लगता है, अपने मन में कहता है कि मुझे जो स्वॉर्ड है उसी तरह से चलानी होगी जो कि मेरे बॉडी के लिए बिल्कुल सही लगेगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने जो डमी होती है उसके ऊपर हमला कर देता और हमारे मेन कैरेक्टर का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले के वजह से उस डमी के छितड़े उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे मेन कैरेक्टर की शॉट जैसे जमीन से टकरा जाते हैं वैसे ही जो जमीन है उसके ऊपर भी गड्ढा बन जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि मैं इस टेक्निक को काफी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ चुका, अब बस मुझे जो माना को इस्तेमाल करने के प्रॉब्लम वाली उसे सॉल्व करना होगा। लेकिन मैंने बार बार माना का इस्तेमाल करते हुए मुझे जो याद है उसे रिप्लिकेट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं हर बार उसमें नाकामयाब हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं किसी इम्पोर्टेंट चीज को भूल रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे पास इसे प्रैक्टिस करने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा खतरनाक सी मुस्कान दे रहे होते हैं, कि तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि फिर से उसी टेक्निक को परफॉर्म करने वाला होता है, कि तभी वो जो लड़की वो काफी तेजी के साथ आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की शॉट को पकड़ लेती है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है, कि तभी वो जो लड़की है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि आखिर तुमने स्किल को कहाँ पर से सीखा। उस लड़की को वहां पर देखने के बाद हमारा जो मेन
कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि आखिर तुम कौन हो। साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि उसके काले बाल, उसकी वो ब्राउन आंखें, ऐसा लगता है कि वो ली क्लैन के डायरेक्ट डिसेंडेंट है। और हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद वो जो लड़की है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते। फिर वो जो लड़की है मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अच्छा तुम कैसे जानोगे कि आखिर मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर बाहर नहीं निकलती। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि मुझे अभी के लिए सब लोग यंग यंग कहकर पुकारते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सुनने के बाद वो जो लड़की है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम्हारा नाम काफी ज्यादा यूनिक है। इतना कहने के बाद वो जो लड़की है वह हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों को पकड़ते हुए उसे जोर जोर से हिलाते हुए उसे कहती है कि मेरा नाम ली ग्योंगा है, तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। जिस नाम को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तो मेरी सबसे ज्यादा छोटी आंटी है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जनरल है वह हमारे मेन कैरेक्टर को उसके आंटी के बारे में बता रहे होते हैं। जिस बातों को याद करने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि पास्ट में जो जनरल है उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके वजह से उसे कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी सोचती नहीं। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उसके आंटी के वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि उसके आंटी के ज्यादा झुलाने की वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुका होता है, जिसे देखने के बाद जो उसकी आंटी उससे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही नाजुक हो। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उसके आंटी के सामने खड़ा होता है और जो आंटी है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उससे कहते कि आखिर तुमने स्किल को कहाँ पर से सीखा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर आंटी से कहते हैं कि लेकिन आखिर तुम इसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हो। जिस बात को सुनने के बाद जो आंटी है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुमने अभी अभी जिस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया वो एक एंशिएंट मार्शल आर्ट है। मुझे जो पुरानी मार्शल आर्ट्स होती है वो काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं तुमसे ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। और ये सब कहते हुए जो आंटी अपने पास एक किताब निकाल कर हमारे मेन कैरेक्टर को देते हुए उसे कहती कि जरा इसे देखो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसके पास से उस किताब को लेकर उसे पढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके हैंडराइटिंग की वजह से उस किताब को पढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन उस किताब के अंदर माना और जो मार्शल आर्ट है उसके बारे में काफी कुछ लिखा होता है, लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर एक पैराग्राफ के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या चीज है। जिस बात को सुनने के बाद जो आंटी है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तो काफी ज्यादा पुरानी माना टेक्निक है जो कि माना पाथ्स के बेसिस के ऊपर काम करती है। जो पुराना समय था उस समय माना सर्कल्स के बजाय जो माना पाथ्स है उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी के जो मॉडर्न माना टेक्निक है उसके अंदर तुम माना को अपने हार्ट के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। तो मॉडर्न जमाने में माना को अपने हार्ट के अंदर स्टोर करके रख सकते हो, तो फिर क्या तुम पुराने माना टेक्निक्स को कचरे की तरह फेंक दोगे क्या। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पास्ट के माना टेक्निक्स थे वो अभी के जो माना टेक्निक्स है उससे कई गुना ज्यादा बेहतर थी। मैं इस माना पाथ्स के अंदर जो माना है उसे एम्पलीफिकेशन, उसे ट्रांसफॉर्म कैसे करना है उन टेक्निक्स के ऊपर काम कर रही हूँ। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कोई चीज समझ आती, इसीलिए वो जल्दी से उस किताब को अपने आंटी को थमाते हुए जाकर अपने शॉर्ट को उठा लेते और अपने माना के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो बाउंडलेस ड्रैगर है उसके ऊपर टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए मुझे जो माना पाथ्स है उनका ही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि माना सर्कल्स का। जिस बात को समझ लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कंसंट्रेट करते हुए अपने माना पाथ के अंदर जितना भी माना होता है उसे अपने डैगर के ऊपर लाते हुए उस डैगर से उसी पर्सन ने दिखाई हुई स्प्लिट टेक्निक का इस्तेमाल कर सामने की तरफ हमला करता है। और इस बार का जो हमारे मेन कैरेक्टर का हमला होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस हमले को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसकी जो आंटी वो भी चौंक जाती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मैं इसमें सक्सेसफुल रहा। कि तभी जो आंटी है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है, उसे कहती है कि तो एम्पलीफिकेशन टेक्निक है ना। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर आंटी से कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिस बात को सुनने के बाद जो आंटी है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि लेकिन तुमने आखिर कहाँ पर से सीखी और इसके अलावा आखिर तुमने कैसे कर दिखाया। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि बस कर दिखाया। जिस बात को सुनने के बाद जो आंटी है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा करती है, उससे कहती कि लेकिन आके तुमने कैसे कर दिखाया। आंटी की बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर नखरे करते हुए आंटी से कहता है कि लेकिन आखिर में तुम्हें ये सारी चीजें क्यों बताऊं। फिर जो आंटी है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि मैंने तुम्हें जो नोटबुक दी थी उससे तुमने ये समझ लिया है ना, वो नोटबुक है वो सब है जो मैं पढ़ती हूँ। मैंने 10 सालों से इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं हर बार इसमें नाकामयाब होती जा रही थी, जिसके वजह से मुझे बाहर भी निकाल दिया था। अगर तुम मुझे इसके बारे में बताओगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ
कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर आंटी से कहता है कि बस मुझसे 3 वादे करो। जिस बात को सुनने के बाद जो आंटी है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि कैसे वादे। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर आंटी से कहता है कि जब तक कि मैं तुम्हें परमिशन नहीं देता तब तक तुम मेरे बारे में किसी और को नहीं बताओगी, यहाँ तक कि मेरे सबसे बड़े भाई और पिताजी को भी नहीं। जिस बात को सुनने के बाद जो आंटी है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि लेकिन ऐसा क्यों। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर आंटी से कहता है कि क्योंकि मुझे लोग मेरे बारे में बातें करे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर आंटी से कहता है कि दूसरा तुम मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलोगी, क्योंकि हम दोनों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा मैं भी मेरे बारे में तुम्हें सारी चीजें सच बताऊंगा। जिस बात को सुनने के बाद जो आंटी है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ठीक है अब मुझे आखिरी शर्त बताओ। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने आंट से तीसरा क्या वादा लिया उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है। फिर हमें सीधा 1 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर अब 10 साल का हो चुका होता है और वो अपने ट्रेनिंग एरिया के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है कि तभी जो नैनी है वह हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज लगाती है, उसके पास आने लगती है। जिसे देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर नैनी से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिस बात को सुनने के बाद जो नैनी है वह हमारे मेन कैरेक्टर को एक लेटर देते है, उससे कहती है कि आपके लिए एक लेटर आया है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर नैनी के हाथ से उस लेटर को लेकर उसे खोलने लगता है। जिस लेटर को देखने के बाद जो आंटी है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आखिर किस बारे में लेटर है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उस लेटर को खोलकर देखता है तो उसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर को बुलाया गया है, क्योंकि उसको जो नाम रखने की सेरेमनी है वो आ चुकी होती है। जिस चीज को पढ़ने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने आंटी से कहते हैं कि तो नाम रखने की सेरेमनी का ऑर्डर है। लेकिन जब हमारा मेन कैरेक्टर नीचे की तरफ जहाँ पर जो पैट्रिक है उनका साइन होता है उस जगह पर देखता है तो वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर के पिताजी का नहीं बल्कि उसके अंकल यानी कि जनरल का साइन होता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहते हैं कि आखिर मेरे पिताजी कहाँ पर गए, क्या वो घर पर नहीं है। लेकिन मैंने किसी भी एक्सपीडिशन या फिर किसी और चीजों के बारे में नहीं सुना है। लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आंटी को दिखाया जाता है जो कि नाम रखने वाली सेरेमनी का नाम सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है। आंटी को इतना ज्यादा गुस्से में दिखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर आंटी से कहता है कि अब आपको क्या हुआ, आखिर आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो। जिस बात को सुनने के बाद जो आंटी है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अभी अभी तो तुम मुझे मिले थे जिसके वजह से मुझे और भी तुम्हारे पास से गाइडेंस चाहिए था, लेकिन अगर आप इस नाम रखने वाले सेरेमनी में जाते हैं तो मुझे आपका इंतजार करना होगा, जिसके वजह से आप इस नाम रखने वाली सेरेमनी में बिल्कुल भी मत जाओ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि जो हमने एक दूसरे के साथ सौदा किया था उस सौदे को लगभग 1 साल हो चुके हैं, तब से हम माना टेक्निक्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अभी की जो मॉडर्न माना टेक्निक है उसके अंदर हम माना सर्कल को एक और की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एंशियंट माना टेक्निक्स थी उनके अंदर जो माना पात थे उन्हें माना कोर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हमने जो नई टाइप के माना टेक्निक बनाई उसके अंदर ये दोनों ही चीजें है। जो आंटी है उन्होंने मुझसे कहा था कि इन दोनों चीजों को आपस में कंबाइन करना यही उनका सपना था, लेकिन इस माना टेक्निक के मेथड के वजह से मैं इस मानों को काफी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाया, जिसके वजह से अभी के जो मेरे उम्र के बच्चे उनसे भी कई गुना ज्यादा एफिशिएंटली मैं माना का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन हमें आंटी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी छोटे बच्चों की तरह हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहे होते कि तुम मत जाओ तुम मत जाओ, जिसके बाद सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर आंटी से कहता है कि लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। जिस बात को सुनने के बाद जो आंटी रोने जैसी शक्ल बनाने लगती है, लेकिन तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर आंटी से कहता है कि लेकिन तुम चिंता मत करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और इसके अलावा हम जो काम कर रहे उसे भी हम कंटिन्यू करेंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो आंटी है वो कुछ भी समझ नहीं पाती और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि लेकिन आखिर कैसे, जैसे ही तुम्हारे रिलेशन शुरू हो जाएंगे वैसे ही तुम काफी ज्यादा बिजी हो जाओगे। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर आंटी से कहता है कि मैं दोनों चीजों के ऊपर एक साथ काम करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं माना टेक्निक ट्रेनिंग के ऊपर काम करूंगा और बाद में जो एंशिएंट माना टेक्निक है उन्हें रिकवर करने के ऊपर काम करूंगा। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर आठवीं को दिखाया जाता है जिन्हें की एक क्यूब के अंदर डाला होता है, क्योंकि उसी क्यूब के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर जो आठवीं उसे माना ट्रेनिंग करनी होती है। फिर हमें उनके माना ट्रेनिंग ले रहे टीचर को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों से कहता है कि तुम्हें सबसे पहले 30 मिनट तक जो मैजिक अटैक से उन्हें झेलना होगा। और इसी के साथ में हमें उस टीचर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसका नाम जैंगुक होता है जो कि ब्लड टाइगर ग्रुप का इंस्ट्रक्टर होता
होता है। फिर जो जैंगुक होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर जो 8वीं उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जिसके के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर और जो 8वीं उसे 30 मिनट तक जो मैजिक अटैक होते उसे झेलना होता है। और जो जैंगुक है वो अपने मन में कहता है कि मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि जो 9th सन है वो इसमें फेल हो जाएगा, क्योंकि जो जैंगुक है उसे लग रहा होता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा कमजोर है, उसने बेसिक ट्रेनिंग भी ले ली है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उन मैजिक अटैक से बचने के लिए अपने माना का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो जैंगो को अपने मन में कहता है कि उस मैजिक अटैक से बचने के लिए अपने माना का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो कब तक इसका इस्तेमाल करता रहेगा कि तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने आंखें खोलकर जैंगो की तरफ घूरने लगता है, जिसे अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर जो जैंगो है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि और जो जैंगो है वो अपने मन में कहते हैं कि जो बच्चे वो अपने आप को टेस्ट कर रहा है कि उसकी जो स्किल्स है वो 8वीं की तुलना में कितनी ज्यादा है। वो मुझे हायर लेवल का लेसन देने के लिए पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तो सिर्फ 10 साल का एक नाजायज बच्चा है। नेहरू को अपनी आंखों से उसका टैलेंट देखने के बाद उसे एक नाजायज बच्चा बुलाना ये काफी ज्यादा रूड होगा। बेहतर होगा कि मैं इसके साथ काफी ज्यादा अच्छा बर्ताव करूं। मैं उसे सब कुछ सिखाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर बाहर आता है। बाहर आ जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह के लोग हैं कि एक छोटे से बच्चों के क्यूब के अंदर डालकर उसके ऊपर मैजिक से हमला करवाते हैं ताकि उसका जो मैजिक रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ समय पहले के बात को याद करने लगता है जहाँ पर जो जंगबुक होता है उसने हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगी होती है। जिस चीज को याद करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो पर्सन मुझसे माफी मांगेगा। इसके अलावा अब मुझे लगता है कि जाकर आराम करना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी पीछे से 8वीं आकर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी आसानी से उसके हमले को ब्लॉक करते हुए उसे कहता है कि आखिर तुम मेरे ऊपर इस तरह से हमला क्यों कर रही हो। इस बात को सुनने के बाद जो 8वीं है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि हमें बात करने की जरूरत है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसके हाथों को झटकते उससे कहता है कि आखिर तुम करने की क्या कोशिश कर रही हो। जिस बात को सुनने के बाद जो 8वीं चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि मुंह संभाल कर बात करो, तुम एक नाजायज औलाद हो और मैं जायज औलाद हूँ, इसलिए तुम्हें अपनी औकात का पता होना चाहिए और इसके अलावा मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं इससे अभी निपटना नहीं चाहता। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वहां से मुड़ते हुए 8वीं से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद जो 8वीं है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा कर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते। उससे कहते कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। और 8वीं को अपने माना का इस्तेमाल कर हमला करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि अब तो वो मेरे ऊपर हमला करने के लिए माना का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मैं तो बस उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी आसानी से 8वीं के हमले से बचते हुए उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतने आसानी से हमले से बचते हुए अपने गर्दन को पकड़ता हुआ देखकर जो 8वीं काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर 8वीं से कहता है कि अगर तुम इसी तरह से रोना धोना चाहते हो तो अपनी माँ के गोद में जाकर रो, मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर 8वीं को वहीं पर ही छोड़ देता और वहां से जाने लगता है कि तब पीछे से जो 8वीं है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने स्टिल सिलेक्शन रिचुअल के अंदर जो कुछ भी किया था ये सब उसके वजह से हो रहा है। मुझे हमेशा ही तुमसे कंपेयर किया जाता है, तुम बाकी के नाजायज बच्चों की तरह चुपचाप रहकर गायब क्यों नहीं हो जाते। मैं रात को सो नहीं पाती, मैं सुबह नाश्ता नहीं कर पाती क्योंकि मैं दिन रात ट्रेनिंग करती रहती हूँ, लेकिन तुम जन्म से ही इतने ज्यादा टैलेंटेड हो। मैं सब नहीं करना चाहती लेकिन मेरी माँ इससे आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले वो शांत हो जाती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर 8वीं से कहता है कि हर समय दूसरे को ब्लेम करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। जैसा कि तुमने कहा मैं एक नाजायज बच्चा हूँ जिसके वजह से मुझे ये सारी चीजें नहीं मिलती, इसीलिए अगर तुम सो नहीं पाती तो मत सो। अगर तुम नाश्ता छोड़कर भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते तो खाना बंद कर दो। और अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मुझसे आगे निकलने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो करो। और ये सब कहकर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाने लगता है। हमारे
हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से बर्ताव करता हुआ देखकर जो आठवीं है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा करते हैं, उसे कहते हैं कि तुम कमीने बास्टर्ड कहेंगे। तुम ये बात जरूर याद रखना कि जो नेमिंग सेरेमनी है उसके अंदर मैं काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करूंगी और उस समय मैं तुम्हें माफी मांगने पर मजबूर करूंगी। तुम इसके बारे में बिल्कुल भी मत भूलना। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए आठवीं से कहता है कि हाँ मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें आठवीं के 7 ट्रेनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो आठवीं है वहां पर ट्रेनिंग कर रहे होते कि तभी उसके माँ यानी कि मैट्रिक वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर आने के बाद जो मैट्रिक है वो सीधा उस जगह पर चली जाती है जिस जगह पर जो आठवीं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहां पर आने के बाद जो मैट्रिक है वो आठवीं से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और अपनी माँ को वहां पर देखने के बाद जो आठवीं वो भी काफी ज्यादा चौंक जाते और उससे कहती कि मैं बस यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो मैट्रिक है वो आठवीं से कहती है कि मैंने ऐसा सुना कि तुम मुझसे हार चुकी हो। फिर वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से आठवीं से कहती कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने जो अपोनेंट है उन्हें तोड़ना होगा। अगर तुम लेक्चर सुनने से बचने के लिए ये सब कर रही हो तो मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, जिसके वजह से मैं अब तुम्हें लेक्चर भी नहीं देना चाहती। जिस बात को सुनने के बाद जो आठवीं मैट्रिक से कहती कि हाँ मैं जानती हूँ, इसके अलावा आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ट्रेनिंग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए हर हाल में उसे हराऊंगी, और इसलिए नहीं कि आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है बल्कि इसलिए कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। आठवीं के बाद सुनने के बाद जो मैट्रिक है आठवीं से कहती कि क्या तुम मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम एक नाजायज बच्चे से मोटिवेट हो चुकी हो। तुम लिख लेन की जायज बेटी और वो नाजायज बेटा है, जिसके वजह से तुम दोनों की जो पोजीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से स्टैंड करती है। तुम तो उसके खिलाफ जितना तय होना चाहिए लेकिन इसके बजाय तुम तो उससे मोटिवेट हो रही हो। इतना कहने के बाद जो मैट्रिक है वह अपने पास एक जहर की बोतल निकालकर उसे आठवीं को दिखाती है। उससे कहती है कि काफी ज्यादा घातक जहर है। इतना कहने के बाद जो मैट्रिक है वो जहर की बोतल को आठवीं को देते हुए उससे कहता है कि अगर तुम उसे सरपास नहीं कर सकते तो उसे रोन दो, ये इस फैमिली का रास्ता। इतना कहने के बाद और उस जहर के बोतल को आठवीं को देने के बाद जो मैट्रिक है वो वहां से चली जाती है।